हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? वैसे आपने 9th में भी पढ़ा है इस चीज़ को। द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस ऑन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कभी कभी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, अगर हमें प्रोटॉन नहीं पता है तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मतलब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं एटम में, लेकिन एटम की बात कर रहे हैं। अगर आयन है, आयन ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे या दिए होंगे, तो आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर एटॉमिक नंबर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही मैंने लिखा है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। यानी अगर एटॉमिक नंबर बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के, तो कब होगा? न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन है तभी। अगर वो आयन बन गया है, यानी उसने जितने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो उस पर प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा। उस समय उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करके फिर निकालना पड़ता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा। यानी न्यूट्रल गैसियस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, और अभी जो आयन बन गया उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, सपोज उस पर 2 माइनस चार्ज है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? आयन पे जो 2 माइनस चार्ज है उसके 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, तब एटॉमिक नंबर हम उसको निकालेंगे। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की संख्या से कभी भी एटॉमिक नंबर नहीं निकालते हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कभी कभार पूछा जाए तो अलग बात है, नहीं तो नंबर एटॉमिक नंबर क्या हो गया? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि जब भी एटम केमिकल रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन लेता देता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती है, लेकिन प्रोटॉन सेम रहते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछे भी कि केमिकल रिएक्शन हुई तो प्रोटॉन पर क्या असर पड़ा या इफेक्ट एटॉमिक नंबर पे क्या असर पड़ा, तो एटॉमिक नंबर पे कोई असर नहीं पड़ा। जो एटॉमिक नंबर पहले था वही एटॉमिक नंबर रिएक्शन के बाद भी होगा, यानी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में भी इधर उधर नहीं खिसकेगा। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। और एटम की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी नहीं बदलती है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होती है एटम की, वो किसके बेस पर होती है? एटॉमिक नंबर के बेस पे होती है। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ तो पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द मास नंबर। मास, हाँ, एक चीज और याद रखिए, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड साइन से। द नेक्स्ट वन है मास नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज द मास नंबर। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी होते हैं उनका टोटल, उसको मास नंबर कहते हैं। एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए। मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। एंड मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक और नया टर्म भी देते हैं, इसका नाम है न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ, यानी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है? आर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द नेक्स्ट वन है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आपने पढ़ भी रखा है, बट 2 शब्द बार बार यूज होते हैं, एक आइसोटोप और एक आइसोबार। दोनों में बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। बस इतना उनको याद रहता है कि एक में एटॉमिक नंबर सेम है, एक में एटॉमिक मास सेम है। किसमें एटॉमिक नंबर सेम है, किसमें एटॉमिक मास सेम है, ये याद नहीं रहता। तो आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि आपको परमानेंटली याद हो जाए, कभी आप भूले ना। ठीक है, तो आइए यहाँ पर आइसो। आइसो का मतलब होता है क्या? सेम। आइसो मतलब सेम। और TOPE टॉप्स का मतलब आप समझ लो कि एटॉमिक नंबर, यानी सेम एटॉमिक नंबर वाले। सेम एटॉमिक नंबर एक शब्द आपने याद कर लिया। अब तुरंत ध्यान दो कि सेम एटॉमिक नंबर है तो वो सेम एलिमेंट के ही होंगे, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर जो भी है उसी से एलिमेंट की पहचान होती है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो एटम्स भी सेम एलिमेंट से ही होंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई आइसोटोप्स की? कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। क्लियर हो गया? आइसोटोप, आप यहाँ से आप पहले देखोगे आइसोटोप क्या है तो तुरंत इसकी मीनिंग निकालो, संधि विच्छेद कर लो। हिंदी में पढ़ते हो ना संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद कर दो। आइसो मतलब सेम और टोप मतलब एटॉमिक नंबर, यानी सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स।
सेम एटॉमिक नंबर है तो सेम एलिमेंट के होंगे कि डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम एलिमेंट, तो आर एटम्स ऑफ द एलिमेंट विद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है। यहाँ पे एक और शब्द बढ़ाइए, द आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है ना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। तो 2-3 एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं यहाँ आइसोटोप्स के, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो एक एग्जाम्पल तो यह है क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। देन प्रोटियम मतलब 1s1, ड्यूटेरियम मतलब 1s2, ट्रिटियम मतलब 1s3। यूरेनियम का आइसोटोप होता है 92 to 35 एंड 92 to 38। एंड कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 6C12, 6C14। अब आप ये देखिए, इस तरह से हमने आपको आइसोटोप्स के एग्जाम्पल दिए। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटेशन? इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह से किसी भी एलिमेंट का सिंबल और उसके साथ में, सिंबल के साथ में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। यानी एलिमेंट, यह न्यूक्लियाइड रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इस तरह से जब भी हम किसी चीज को, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एटॉमिक मास के लिए कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में ये आपको लिखना है, ये सब आपका टास्क हो गया, ये आइसोटोप्स के यूज लिखने का है ना। तो कार्बन का ये रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए, सभी एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बेस पर निकाला जाता है? 6C12 के बेस पर निकाला जाता है। यानी कोई भी एलिमेंट 6C12 के 1/12 से, कोई भी एलिमेंट का एक एटम 6C12 के कार्बन के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है, उसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको कौन सा आइसोटोप यूज होता है? कार्बन का 6C12 यूज होता है। और 6C14 किसके लिए यूज होता है? 6C14 रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है। पुराने फॉसिल्स निकलते हैं, चट्टानों के अंदर कोई चीज निकलती है दबी हुई रॉक्स के अंदर, तो कितने साल पुरानी है, या फॉसिल जो निकला एनिमल का, प्लांट का, कितने साल पुराना है, ये जानने के लिए यूज होता है 6C14। 6C14 का यूज करते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग में। नोट करिए, आपको ये सब आइसोटोप्स के यूज लिख करके मुझे बताना है ना, ये आपका टास्क हो गया। तो 6C14 का रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग में रेडियो एक्टिव होता है और इसका यूज होता है कार्बन डेटिंग में सैंपल की एज निकालने के लिए, कोई भी सैंपल कितने साल पुराना है ये निकालने के लिए, है ना। और यूरेनियम 235 का आइसोटोप है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज होता है। ये कौन सा? यूरेनियम 235 एटम बम बनाने के लिए इसका यूज होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। अब हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटियम का यूज होता है रॉकेट फ्यूल वगैरह में, और ड्यूटेरियम का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलेंट। ठीक है, यानी उसकी गर्मी को सोखने के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर की गर्मी को सोखने के लिए। तो कूलेंट, उसको ठंडा, भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर की जो भट्टी होती है उसके आसपास इसको घुमाते रहते हैं तो ये हीट एब्जॉर्ब करता रहता है, उसको ठंडा बना करके रखता है, यानी टू एब्जॉर्ब हीट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, कौन सा रेडियो एक्टिव है, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में यूज होता है, कूलेंट मतलब कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, और कौन सा रॉकेट फ्यूल्स में यूज होता है। तो ये ठीक है, तो इस तरह से है। अभी आपको इसके अलावा कोई भी 4 आइसोटोप और पता करने हैं और उनके यूज बताने हैं। जैसे कोबाल्ट 60 का यूज होता है किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आयोडीन के आइसोटोप का यूज होता है किसमें? गोइटर में। गोइटर जो होता है रोग, उसको ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 का यूज और लिखिए, नोट करिए, किसमें होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में, आयोडीन का गोइटर के ट्रीटमेंट। इसके अलावा 3-4 और आपको
ये आपका टास्क है। ये इन सारे के जो मैंने यूज बताए, इसके अलावा 3-4 और आइसोटोप ढूंढ करके उनके यूज लिख करके और मुझे बताएंगे। तो बच्चों अब टर्न आता है आइसोबार्स का। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं? देखिए, आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। एग्जाम्पल है 6C14, 7N14। ठीक है, लेकिन बच्चे आपको इतना पढ़ लिया, समझ आ गया, अभी समझ आ गया, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। अगर आपसे पूछा जाएगा आइसोबार आइसोटोप्स में अंतर बताइए, या इतना याद रहेगा, एक में मास सेम है और एक में एटॉमिक नंबर सेम है। तो उसके लिए आइसोटोप के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या याद करना है? आइसोटोप का संधि विच्छेद कर लेना है। संधि विच्छेद कर लोगे तो आइसो का मतलब सेम और टोप मतलब एटॉमिक नंबर, ऐसे करके आप उसको याद कर लो। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है? आइसोबार। आइसो का मतलब देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना, और बार भार, इसको लिख लो भार, है सेम भार, या इसकी हिंदी है, हिंदी क्या है पता? समभारी। समभारी। और समभारी हिंदी क्यों है? इसका हिंदी का अर्थ निकाल लो आप। आइसोबार, आइसोबार मतलब सेम भारी, सेम भारी है, जो सेम भारी है, सेम भारी है यानी जिनका एटॉमिक मास सेम है। ठीक है ना, तो आइसोबार क्या हो गए? आइसोबार, तुरंत उसकी हिंदी कर लो, आइसोबार को आइसोभार याद कर लो। आइसोबार मतलब क्या है? आइसोभार है। आइसोभार मतलब सेम भारी है, सेम भारी है मतलब जिनका एटॉमिक मास सेम है। तो क्या हो गया? आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर are called as isobars. For example 6C14 and 7N14। ये इसका हो गया एग्जाम्पल। अब आपको याद रहेगा कि ये भी 14 है, ये भी 14, एटॉमिक मास सेम है, सेम भारी मतलब आइसोटोप। आइसोबार है ना, आइसोबार मतलब सेम भारी। चलिए नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल 6C13 and 7N14। हिंट क्या है इसके लिए? फॉर आइसोटोन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आर सेम। अगर आपसे कहा जाए कि कुछ एलिमेंट्स दे दिए आपको, कुछ न्यूक्लियड लिख के दे दिए, इनमें से आइसोटोन्स को पहचानिए, तो आइसोटोन्स को आप कैसे पहचानेंगे? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे, वो सेम निकलेगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये आइसोटोन्स। अगर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर सेम है तो वो आइसोटोन्स होंगे, यानी उनके न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या हम ऐसे तो निकालते हैं -z से। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर सेम होंगे मतलब उनके न्यूट्रॉन्स सेम है, यानी वो आइसोटोन्स हो गए एक दूसरे के। तो नेक्स्ट है टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हमें कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। इसके लिए हमारे पास ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें से हम 2-3 आपको बताएंगे और बाकी के आप करके लाएंगे। ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, टास्क है। ठीक है, करके मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर PDF बना करके। तो हम आपको इसका बताएंगे, हाँ इसका भी बताएंगे, और हम आपको एक एनायन का बता देंगे, एक कैटायन का बता देंगे, एक सीधे एटम का बता देंगे, और एक हम चलो आपको इसका बता देते हैं, इसका बता देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने इन 4 के सीख लिए तो बाकी के इन्हीं के पैटर्न पे आपको आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले चलिए एकदम सबसे सिंपल वाला है एल्यूमिनियम का, हम कैसे निकालेंगे? तो एल्यूमिनियम का उठा लीजिए, किसी भी न्यूक्लियड का निकालने के लिए इसको हमने निकाल के यहाँ रख लिया। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हो गया इसका 13। फिर एटॉमिक नंबर हो गया 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? नंबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर हुआ। तो एटॉमिक नंबर है 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो इसमें प्रोटॉन है 13,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी दैट इज ऑल्सो 13। अब आती है बात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो A माइनस जेड। ए कितना है 27 है, ये A ये जेड, माइनस जेड कितना है 13 है, तो कितना हो गया 14, यानी न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं 14 है। तो इस तरह से आपने निकाल लिया। देन नेक्स्ट है Mg2 प्लस आयन। Mg2 प्लस आयन का हम कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ निकालते हैं। Mg2 प्लस को अगर हम नॉर्मल एटम के रूप में लिखेंगे तो क्या हो गया 12 मैग्नीशियम 24, यानी इसका एटॉमिक मास कितना था, एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर है 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ध्यान दीजिए इसमें ओरिजिनली तो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे जब ये एटम है, ये एटम है तब के लिए, इसका तो निकालना नहीं है आपको। एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे, तो एटम के समय में उसमें इलेक्ट्रॉन रहे होंगे कितने 12। और फिर ये Mg2 प्लस बन गया, 2 प्लस बन गया, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से माइनस कम हो गया। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले इलेक्ट्रॉन थे इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर थे, पहले न्यूट्रल एटम में इसमें, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो अभी इसके पास क्या बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा एटॉमिक नंबर -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये कितना हुआ 12 माइनस 2 दैट इज 10। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा फिक्स होता है, काय के बराबर होता है, A माइनस जेड के बराबर होता है। A माइनस जेड कितना हुआ, A है 24 माइनस जेड कितना है 12, तो ये 12 हुआ। इस तरह से हम आयन का निकालते हैं। -2 क्यों किया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका के 2 प्लस चार्ज है इसके लिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए हमने -2 किया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन रहे होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर कितना है, यानी 12 प्रोटॉन थे तो 12 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। एटॉमिक नंबर -2 कर दो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन -2, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, कौन सा वाला, P3 माइनस का कर लेते हैं, ठीक। तो P3 माइनस में क्या है, सिस्टम देखो, P3 माइनस कैसे बनेगा, ये तो ऐसे बना था, Mg ने Mg2 प्लस बनाया था और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। P3 माइनस कैसे बनेगा, P प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू P3 माइनस, ऐसे ही बनेगा, यानी जो न्यूट्रल एटम था उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का के बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए इसके एटॉमिक नंबर के बराबर, इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो याद करिए, पूरे 9th में आपको मैं बोलती हूँ, इसको आप याद कर लीजिए, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को, अगर नहीं याद है तो एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। 10th वालों की वीडियो पड़ी हुई है, उसको उठा करके देखिए और उसको रिवाइज करिए, तो याद करिए उसको। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 P31, है ना, ये हो गया इसका। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए इसके कितने 15। अब आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन थे उतने, उसमें से उसने 3 और ले लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 3, है ना। पहले न्यूट्रल में कितने थे, उसके बराबर थे, अब 3 हो गए, ये हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 3, ये हो गया 15 प्लस 3 18। न्यूट्रन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन अभी इसने 3 माइनस चार्ज इसका बढ़ गया, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 3 ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, यानी पहले 15 थे अब 18 हो गए, ऐसे दिमाग लगाना है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A माइनस जेड के बराबर होंगे, A माइनस जेड कर दीजिए, A कितना है 31 है, जेड कितना है 16 है, तो न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 16 हो गया। तो इनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल आया। अब हम निकालेंगे किसका NH4 प्लस का।
PH4+ का है ना। PH4+ कैसे बना होगा, एक P एटम प्लस 4 H एटम प्लस उनने एक चार्ज लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तब बना होगा PH4+। ठीक है, ऐसे ही बना होगा ना। तो अब देखिए इसमें होगा क्या क्या, फॉस्फोरस एटम प्लस 4 एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इनके एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और प्लस 1 इसने दे दिया है एक इलेक्ट्रॉन, तो -1 चला गया, तो ये तो होगा। PH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो, प्लस 4 हाइड्रोजन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो, और टोटल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया है, तो -1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पहले अभी क्या था, एक एक एटम का अलग अलग निकाल रहे थे, अब यहाँ पे 2 एटम है। ठीक, तो फॉस्फोरस का आपने अभी इलेक्ट्रॉन कितना निकाला था, 15 था, है ना। तो 15 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन में 1H1 एक इलेक्ट्रॉन था, तो 4 इंटू 1, हाँ, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और टोटल में से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, तो -1, तो ये आ गया कितना, 15 और 4 19 में से एक गया, 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा P के प्रोटॉन्स प्लस 4 इंटू H के प्रोटॉन। तो P के प्रोटॉन कितने होंगे, 15 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 15 था, और हाइड्रोजन के प्रोटॉन कितने होंगे, इसका भी 1 होगा, तो ये कितना आ गया, 15 एंड 4 19 प्रोटॉन है इसमें। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम प्रोटॉन को शॉर्ट में P+ लिख देते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में E- लिख देते हैं। अब आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी वैसे ही निकालेंगे, फॉस्फोरस के न्यूट्रॉन्स प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन्स, बस। PH4 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, यानी फॉस्फोरस में कितने न्यूट्रॉन है, प्लस हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉस्फोरस में कितने होंगे, A-Z करोगे तो A कितना है फॉस्फोरस का A ये था ना, A 31 था और Z 15 था, तो यहाँ पे आपने किया A-Z प्लस 4 इंटू A-Z लिखो मत, सीधे 31 लिख लो, 31 - 15, याद तो है अब आपको फॉर्मूला, तो 31 - 15, और यहाँ पे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तो एटॉमिक मास इसका 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, तो कितना आ गया इसका, 1 - 1 0 हो गया, तो वो पूरा 0 हो गया, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाए ना, ये आ गया 16 प्लस 4 इंटू 0, तो ये आ गया 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया 16। तो इस तरह से आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो ये आप टास्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे।